गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं साइंस के वर्कशीट नंबर 13 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 4 अगस्त 2021 की। आज की इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को किस तरह से लिख सकते हैं और जितनी भी केमिकल इक्वेशंस होती है उनको बैलेंस किस तरीके से करना है, वो इस वर्कशीट का टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले एक बात आपको याद रखनी है कि जितनी भी रिएक्शंस होती है वो एक लॉ को फॉलो करती है और वो लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो यहाँ पे दे रखा है। इसका मतलब है कि किसी भी केमिकल मतलब रिएक्शन के अंदर ना तो मैटर को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ लिखा है मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट की साइड पे भी और राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट की साइड पर भी जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो नंबर होगा वो क्या रहेगा, नंबर्स ऑफ एटम्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यही क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से हम इस जो रिएक्शंस होती है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ लिखा है स्टेप वाइज बैलेंसिंग, जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हमें बताया गया है। सबसे पहले तो आपको जिस भी इक्वेशन को बैलेंस करना है, जिस भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है उसको बॉक्स में लिख देते हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ पे फेरस यानी आयरन की वाटर से रिएक्शन करवाई है तो क्या बना है, फेरस ऑक्साइड बना है और हाइड्रोजन गैस बनी है। तो इसको यहाँ पे हमने बॉक्सेस में कर दिया। अब इसको अगर बैलेंस करना है तो पहले ये समझो कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो होते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, और राइट हैंड साइड में है वो क्या है, प्रोडक्ट्स। सो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अलग अलग आपने पहचान लिया। अब ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से टेबल बनानी है एक, उसमें आपको एलिमेंट्स लिखने सारे जो जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर, और नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड यानी LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं आपको, ऐसा मतलब फेरस का कितना है, मतलब अगर हम बात करें आयरन की तो आयरन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, एक है सिर्फ, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। राइट हैंड साइड में देखेंगे बेटा तो यहाँ पे आयरन कितना है, 3, आयरन के 3 एटम्स है तो यहाँ पे आएगा 3। उसके अलावा हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। और राइट हैंड साइड में भी कितनी है, 2, तो राइट हैंड साइड में भी हमने 2 लिख दिया। फिर हम करेंगे ऑक्सीजन की बात, तो ऑक्सीजन देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, 1, और राइट हैंड साइड में कितनी है, 4, तो यहाँ पे 1 और 4 हमने लिख दिया। सबसे पहला स्टेप यही होता है। पहला स्टेप तो होता है कि जो इक्वेशन को बॉक्सेस में लिख देना। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे रखे हैं उनको उनके जो एटम्स है ना उनको नंबर्स दे देते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ, मतलब कितने नंबर हैं एटम के और कितने नंबर है प्रोडक्ट के। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये देखना है कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, मतलब देखो यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पे 4 है, तो कोशिश करनी है कि जो 4 को ही बैलेंस करो। अब 4 को बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ देखो ज़रा, इस यहाँ पर इसके अंदर देखो, मान लो इधर जो ऑक्सीजन है वो 4 है, तो आपको इधर भी क्या करनी है, ऑक्सीजन को 4 करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो 1 है, इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई बाहर करना है, याद रखना, बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अंदर यहाँ पे साइड में आपको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, इसलिए बाहर हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जो 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 4 2 8, हाइड्रोजन तो आएंगे 8। अब पहले तो दोनों तरफ 2 2 थे, अब कितने हो गए 8, तो हमें इस तरफ भी 8 करना होगा। अब किस तरीके से कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 8 हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी हाइड्रोजन भी सेम हो गई, और ऑक्सीजन भी 4 4 थे तो ऑक्सीजन भी को हमने 4 4 कर लिया। अब बचा आयरन, तो आयरन देखो राइट हैंड साइड पे 3 है और इधर कितना था, 1 था, सिर्फ 1 था ना, तो हमने इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, यानी पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप लगा के हमें जितनी भी इक्वेशन है उनको बैलेंस करना आना चाहिए। सबसे पहले तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो इक्वेशन है ना उसमें अलग अलग एलिमेंट जितने भी दे रखे हैं उनका जो केमिकल नेम के साथ साथ उनमें ये पता होना चाहिए कि उनको हम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, सिम्बल्स पता होना चाहिए, तब जाके हम सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टेप 5 भी यहाँ पे दे रखा है, लिखा है राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी जितने भी जो भी केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी जो फिजिकल स्टेट है, मान लो फेरस यानी आयरन था सॉलिड स्टेट में, जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में है यानी वाटर वेपर लिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो सॉलिड जो फेरस यानी जो क्या बोलते हैं आयरन सल्फेट बनेगा वो क्या होगा, वो होगा सॉलिड फॉर्म में, और जो गैस निकलेगी हाइड्रोजन गैस वो क्या होगी, गैसियस फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे सभी के सामने फिजिकल स्टेट लिखनी है उसकी। आप ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे सॉलिड स्टेट के लिए आप S लिखते हो, गैसियस स्टेट के लिए G, लिक्विड स्टेट के लिए L लिखते हो, और एक्वस स्टेट के लिए AQ। एक्वस का मतलब होता है पानी के अंदर मिक्स हुआ, ठीक है, मिक्स होने वाली स्टेट को बोलते हैं एक्वस स्टेट। 6 देखो स्टेप यहाँ पे दे रखा है राइट द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट इन्वॉल्व, और
अबव और बिलो द एरो, यानी जो एरो लगता है इक्वेशन के उसके ऊपर आपको प्रेशर लिखना है, आप प्रेशर लिख सकते हो, टेम्परेचर लिख सकते हो। इसके अलावा कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया गया है वो लिख सकते हो। कैटलिस्ट का काम होता है बेटा रिएक्शन में पार्ट तो नहीं लेता, पर रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट कर देता है, रिएक्शन की जो रेट होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है, और कई बार डिक्रीज़ भी करता है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की रिएक्शन आप कर रहे हो। सो कैटलिस्ट का यूज़ ये होता है। अब जो भी कैटलिस्ट हम मतलब रिएक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसको हमें ऊपर लिखना पड़ता है। एरो के या तो ऊपर लिख लो या एरो के नीचे लिख दो। तो यही हमें करना था। आगे देखते हैं हमें क्या दे रखा है। आगे हमें कहा गया कि लेट अस प्रैक्टिस नाउ। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज़ केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। यानी जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हमें कौन से लॉ को माइंड में रखना है, उसको लिखना भी है। तो ये इसका आंसर से भी यहीं से लिख सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पूरा का पूरा लिख देना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिख के, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। ये पूरा लिख देना है। तो फर्स्ट का आंसर तो ऐसे हो जाएगा। आते हैं आगे। तो आगे जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उसमें कहा है कि राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। यानी यहाँ पे A B C D से लेके G तक क्या है, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, मतलब केमिकल रिएक्शंस दे रखी है। इनकी हमें इक्वेशन लिखनी है और उनको बैलेंस भी करना है। यानी बैलेंस तो आपको लिखना ही, डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले देखो, जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट, यहाँ पे दे रखा है। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसको यहाँ पे देख लो। यहाँ पे देखो लिखा भी है कि जो जिंक है वो रिएक्ट कर रहा है, किससे कर रहा है, जिंक रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से। तो जिंक को आप इस तरह से शो करते हो, और जिंक सॉलिड स्टेट में है, और सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। हमने यहाँ पर लिख दिया AgNO3 टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट। अब इसमें क्या होता है, जो जिंक होता है वो जो सिल्वर से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो सिल्वर को क्या करता है, वो डिस्प्लेस कर देता है, यहाँ से वो हटा देगा अपने आप उसको, सिल्वर को, और खुद जिंक वहाँ पे लग जाएगा। तो बनेगा जिंक नाइट्रेट। और जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है Zn। यहाँ पे जो है ना NO3 के बाहर 2 लगना है, ये ट्वाइस है। तो ये तो प्रॉपर फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे हो गया सिल्वर यानी Ag। तो इसको बैलेंस करने की जब बारी आती है तो हम देखेंगे सबसे पहले कि देखो जिंक क्या है, जिंक इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो जिंक को बैलेंस करने की ज़रूरत तो है नहीं। अब आते हैं AgNO3 पे। यहाँ पे 2 बाद में लगाया है। देखो इस AgNO3 को देखो, यहाँ पे Ag कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी Ag 1 है। तो Ag तो बिल्कुल नॉर्मल है। पर जब NO3 की बात आती है नाइट्रेट की, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, तो हमें यहाँ पे क्या है, इधर भी 2 चाहिए था, तो हमने यहाँ पर बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो Ag है वो भी डबल हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस Ag को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से जो पहली इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। पहले इक्वेशन लिख लेनी है और फिर उसको बैलेंस करना है बाद में। आगे देखते हैं जो B पार्ट है। यहाँ पे B में क्या बता रखा है कि पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। सो सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो पोटेशियम नाइट्रेट, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड, और Ki होता है पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला जो कि एक्वस फॉर्म में है, और उसको हम रिएक्ट कराते हैं लेड नाइट्रेट से। अब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है PbNO3, और बाहर कितना है 2 ट्वाइस। ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में। तो क्या बनता है, प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है तो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3, वो हमने लिख दिया, और लेड आयोडाइड यानी PbI2 ये बन रहा है। इसको बैलेंस करने की बारी आएगी तो आप उसी तरीके से करोगे जैसे हमने ऊपर करी थी। सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पे देखें हम पोटेशियम की K की, तो K यहाँ पे 1 था, यहाँ भी 1 था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आयोडीन यहाँ पे 1 था, और इस तरफ राइट हैंड साइड में आयोडीन 2 थे ना, तो इसलिए हमें इसको यहाँ पे 2 करना पड़ा था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब आयोडीन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो पोटेशियम उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसका मतलब यहाँ पे भी हमें 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आयोडीन भी, पोटेशियम भी, और यहाँ पे लेड भी क्या हो गया, पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस था, पहले से बैलेंस था, तो वो हमने कर दिया। तो इस तरीके से ये भी बैलेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है, C पार्ट है, उसको देखते हैं। यहाँ लिखा है सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव सिल्वर एंड क्लोराइड गैस। यानी सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाती है। देखो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl, सॉलिड स्टेट में है वो। जब सनलाइट में इसको रखते हैं तो क्या होता है, जो Ag है वो अलग हो जाती है, और जो क्लोरीन गैस है वो अलग मतलब ऊपर उड़ जाती है क्लोरीन। सो इसको भी बैलेंस करना था। तो देखो क्लोरीन की गैस बन रही है, Cl2 बन रही है, तो यहाँ पे भी हमें क्लोरीन 2 चाहिए था, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और
और जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो Ag भी जब 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे हमको उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो इस तरह से ये तो सबसे ईजी वर्क मतलब वो था इक्वेशन, इसको कर देना है। आगे बढ़ते हैं। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसका अगर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में भी आ सकती है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आपको उसमें यही लिखना है कि सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाती है सिल्वर में और क्लोरीन गैस बनती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डी दे रखा है। सो डी पार्ट में बता रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड, यानी यहाँ दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव लाइम वाटर। यानी ये बात याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको हम सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इसको बैलेंस करने की बारी आएगी तो देखो यहाँ पे कैल्शियम कितना है 1 है, इधर कैल्शियम कितना है 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे हम अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन कितनी है, इधर ऑक्सीजन देखो 2 है। तो इसको बैलेंस कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 1 है ना, यहाँ पे हमें 2 चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज़ दे रखी है, और अगर हम ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर 2 है तो 2 ऑक्सीजन देखो, एक यहाँ पे तो थी, एक यहाँ पे तो 2 इधर भी हो गई, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 हो गई, राइट हैंड साइड में भी 2 हो गई, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है 2, और इधर भी कितनी है हाइड्रोजन 2 है। तो ये और पहले से ही बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इनके नीचे आप नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये लिख सकते हैं। आगे देखो यहाँ पे जो ई दे रखा है, ई पार्ट, वहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ दे रखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, और उसको जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl से तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। याद रखना ये एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी इसके अंदर हमने ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, एक बेस है, उसको जब हमने रिएक्ट कराया एक एसिड से तो क्या बना, ये सॉल्ट बनता है, और क्या बनता है वाटर। ये आपको याद रखना है कि जब बेस को यानी एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इसको जब बैलेंस करने की बारी आएगी तो आप देखो जरा, सोडियम कितना है यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। OH की बात करें तो यहाँ भी OH है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, अब हाइड्रोजन ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना है, इस तरफ 1 है, और इधर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3 हो गए। इस तरफ कितने हैं 1 और 1, यहाँ पे 2 ही है, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पे 1 है, इधर कोई क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे NaCl आएगा, सॉरी यहाँ पे NaCl आएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब इससे रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट का फॉर्म होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, तभी जाके तो बैलेंस करने में दिक्कत आ रही थी। तो देखो सोडियम कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, इसको ध्यान से लिख देना, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड आएगा। ऑक्सीजन OH की बात करें तो ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, इधर कितना हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे H2O बन रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2। तो इसको बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं, देखते हैं इसे। नहीं, यहाँ पे देखो गलती हो गई हल्की सी, यहाँ पे जो सोडियम और क्लोराइड है यानी सोडियम और क्लोरीन है, सोडियम के नंबर्स कितने हैं सेम है, क्लोरीन की बात करें क्लोरीन भी सेम है। हाइड्रोजन कितने हैं देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन एक ये रहा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दे रखे हैं। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, बैलेंस इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ई के बाद आते हैं एफ पार्ट पे। तो जो एफ पार्ट है उसमें क्या दे रखा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमें रिएक्ट करवाना है। Dilute hydrochloric acid is added to copper oxide to give green colored copper chloride and water. So देखो ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यहाँ पे डाइल्यूट लिखा हुआ है, और इसको हमें रिएक्ट कराना है कॉपर ऑक्साइड से, तो क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। जब बैलेंस करने की बारी आएगी बेटा तो देखो दोनों तरफ क्या क्या दे रखा है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको अभी 2 को मत देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था 1 था। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कहाँ पे दे रखे, यहाँ पे देखो 2 थे, इसलिए हमें यहाँ पे 2 चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन भी क्या हो गए, डबल हो गए, और देखो इस तरह भी क्लोरीन डबल 2 दे ही रखे हैं, तो उसको आगे बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कॉपर की बात करें तो कॉपर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कॉपर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यानी ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, बस यहाँ पे 2 लगा देना है। आगे देखते हैं, जो जी क्वेश्चन है, जी पार्ट है, वहाँ पे दे रखा है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले देखो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आता है BaCl2 जो कि एक्वस होता है, और जो सोडियम सल्फेट होता है वो होता है Na2SO4। उन दोनों के जब रिएक्ट कराते हैं वाटर के अंदर तो क्या बनता है,
तो बनता है बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखो बेरियम यहाँ पे बने, यहाँ भी बेरियम बने, ठीक है। Cl2 है यहाँ पे, इधर दिया हुआ है, इस तरफ देखो Cl लिखा था यहाँ पे, पर ये 1 था तो इसको मैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो Cl2 हो गया। आगे देखते हैं, जो सोडियम था यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे आप देखो सोडियम वैसे तो पहले तो 1 था पर हमने 2 से जो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सोडियम 2 हो गए। SO4 है यानी कि पूरे इक्वेशन इस तरह से हमने बैलेंस कर दी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है, वो सॉल्व होती है। अगर फिर भी आपको इस वर्कशीट में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। सारी वर्कशीट की सोल्यूशन टाइम पे पाने के लिए और हमें सपोर्ट करने के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।